दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम नोडल एनालिसिस की ट्रिक्स को समझ रहे थे। आज हम बात करेंगे मेश एनालिसिस की। मेश एनालिसिस, देखिए मैं आपको मेश एनालिसिस नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप बताओ मेश करंट क्या होगा। तो मेश करंट को आप नोडल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, वो हम आज सीखेंगे। तो अगर आपको नोडल आता है तो आपको समझ लो मेश भी आता है, आप मेश करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मेश किसको बोलते हैं। मेश बेसिकली किसी भी सर्किट में वो स्मॉलेस्ट लूप होता है जिसके अंदर कोई और लूप ना एग्जिस्ट करे, उसको हम मेश बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है, सोचिए मेरे पास ये सर्किट है, मैं एक सिंपल इस तरह का सर्किट ले लेता हूं, ठीक है। सोचिए मेरे पास ये सर्किट है। तो इस सर्किट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो है 3 लूप नजर आएंगे। एक लूप यहां पे, ठीक है, एक लूप ये हो गया, क्लोज लूप की बात हो रही है, एक लूप यहां पे हो गया और एक ये वाला क्लोज लूप बनेगा, ठीक है, बड़े वाला। तो देखा जाए तो यहां पे 3 क्लोज लूप बन रहे हैं। लेकिन इन तीनों में से मेश कौन सा है? मेश उसको बोलते हैं जिस लूप के अंदर और कोई छोटा लूप ना हो। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लूप है ना, छोटे से छोटा ये वाला, इसके अंदर और कोई लूप तो है नहीं, तो इसको मेश बोलेंगे। सिमिलरली इसको अगर आप देखोगे तो इसको भी हम मेश बोलेंगे, ठीक है। तो मेश किसको बोलते हैं? वो लूप जिसके अंदर और कोई लूप ना हो। तो इसके अंदर 2 मेश हैं, ध्यान रखिएगा, लूप लेकिन 3 है, ठीक है। अब कई बार जो सर्किट होता है वो 3D में होता है, 3 डायमेंशनल सर्किट होता है। तो जब भी आपके 3 डायमेंशनल सर्किट होता है तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा किसके अंदर है। जैसे आपने बता दिया भाई ये वाला जो लूप है इसके अंदर ये लूप है, ये आप इसलिए बता पाए क्योंकि आपने डायग्राम को 2D में बना रखा है। तो जब भी आपका डायग्राम 2D में होता है तो आप ये देख सकते हो कि बड़े से बड़ा लूप कौन सा है और उसके अंदर छोटे लूप कौन से हैं। लेकिन अगर कोई डायग्राम 3D में है तो फिर आप कैसे बताओगे कि कौन सा लूप जो है वो सबसे छोटा है? इमेजिन करो कोई 3D में कोई डायग्राम है, तो आपने कोई लूप लगाया, अब आप ये कैसे बताओगे कि वो सबसे छोटा लूप है? तो आपको क्या करना होगा, उस 3D डायग्राम को पहले 2D में बनाना होगा। 2D में बनाने के बाद फिर आप देख सकते हो कि बड़ा लूप कौन सा और उसके अंदर कौन से लूप है। लेकिन कंडीशन यह है कि जब आप उसको 2D में बनाओगे तो कोई भी ब्रांच दूसरी ब्रांच के ऊपर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि कौन सा लूप सबसे छोटा लूप है। अगर कोई ब्रांच ऐसी है जो दूसरी ब्रांच के ऊपर क्रॉसिंग कर रही है तो आप बता नहीं पाओगे। तो आपको पहले क्रॉसिंग ब्रांच को हटाना होगा, उसको कहीं दूसरी जगह से मूव करो, दूसरी तरह से कनेक्ट करो, सच दैट एक दूसरे के ऊपर कोई क्रॉसिंग ना हो। 3D स्ट्रक्चर को 2D में बनाओ और ऐसे बनाओ कि कोई क्रॉसिंग ब्रांच ना हो। अगर आप ऐसे बना पाए 2D में सच दैट कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो उस केस में आप नंबर ऑफ मेसेज काउंट कर सकते हो और मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे भी 3D सर्किट होते हैं जिनको अगर हम 2D में बनाएं तो जो क्रॉसओवर ब्रांच होती है, जो क्रॉसिंग होती है एक ब्रांच के ऊपर जो दूसरी ब्रांच होती है, वो क्रॉसिंग हटती ही नहीं है। आप किसी भी तरीके से कर लो, आपका वो ब्रांच हटेगी ही नहीं। तो ऐसे सर्किट को बोला जाता है नॉन प्लेनर सर्किट, और ऐसे सर्किट में मेश एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो सोचिए मेरे पास कोई इस तरह का सर्किट है, ये एक 3D सर्किट है, जरा ध्यान से देखिएगा।
ये मेरे पास एक 3D सर्किट है। अब अगर मान लीजिए इस सर्किट में सिर्फ मैं इतना ही रखूं, तो आप बोलोगे सर देखो ये क्रॉसिंग हो रही है इसके ऊपर। आपने देखा गया तो 2D में बनाया इसको 3D को, लेकिन ब्रांचेस की क्रॉसिंग हो रही है। तो क्या आप इस सर्किट को ऐसे बना सकते हो कि ब्रांच की क्रॉसिंग ना हो? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर ये आगे वाला जो फेस है उसको अगर मैं छोटा करके पिछले वाले फेस में के अंदर लगा दूं, जरा देखिए कुछ इस तरह से, तो देखो कनेक्शन सारे यही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। बस अच्छी बात यह रहेगी कि क्रॉसिंग नहीं होगी एक ब्रांच के ऊपर दूसरी ब्रांच की। तो हमने आगे वाले को छोटा कर दिया और उसको इसके अंदर रख दिया। जरा ध्यान से देखो कुछ इस तरह से। तो अब आप जरा देखिए, कनेक्शन सारे के सारे वही है, हमने 2D में बनाया है इसको, लेकिन यहां पे कोई ब्रांच एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं कर रही है। इसका मतलब ये एक प्लेनर सर्किट है। यहां पे मेश एनालिसिस लगा सकते हो और आप नंबर ऑफ मेशेस काउंट कर सकते हो इसमें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि बताओ कितने मेश होंगे सर्किट के अंदर, तो आपको मेश काउंट करना भी आना चाहिए ना। अगर मैं इसी सर्किट में जो ऑपोजिट कॉर्नर है उनको अगर मैं मिला देता वाया सम रेजिस्टेंस, अब आप इसको 2D में अगर आप बनाओगे सच दैट कोई भी ब्रांच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे, तो आप बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें जो फ्रंट फेस है इसका ये कॉर्नर और बैक फेस का ये वाला कॉर्नर, हमें इन दोनों को मिलाना है। और ब्रांच जो होनी चाहिए वो किसी के ऊपर भी क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा आप बना ही नहीं पाओगे। अगर आप यहां पे ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो किसी न किसी ब्रांच के ऊपर क्रॉस करेगा ही करेगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यहां पे इस सिचुएशन में आप बना ही नहीं पाओगे विदाउट क्रॉसिंग। तो ऐसे सर्किट को बोला जाता है नॉन प्लेनर सर्किट। आप इसमें बता नहीं पाओगे कि स्मॉलेस्ट लूप कौन सा है, मेश काउंट ही नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर ये वाला जो मेश है ये वाला सबसे छोटा हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा होगा। बट अगर मैं बोलूं कि नहीं भाई एक मैं ऐसा मेश ले लूं तो क्या पता वो छोटा हो, मतलब आप बता नहीं पाओगे क्योंकि 3D में चला गया ना बात। अब 3D में ये नहीं कह सकते कौन सा छोटा है। ठीक है, पॉइंट को समझिए। तो इसलिए मेश एनालिसिस केवल वहां पे लगता है जहां पे सर्किट प्लेनर होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्लेनर का मतलब अगर मैं सर्किट को 2D में बनाऊं और कोई भी ओवरलैपिंग ना हो ब्रांचेस की, तो ऐसे सर्किट पे ही मेश एनालिसिस लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप नंबर ऑफ मेशेस को काउंट कर सकते हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाता, कई बार नंबर ऑफ मेश पूछ लेते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं नंबर ऑफ मेश पूछ लूं जिसमें ये ब्रांच कनेक्ट नहीं है, सोचिए, तो आप मेश काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर ये ब्रांच काउंट लगा दी है तो आप नंबर ऑफ मेश काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर मेश करंट पूछ लिया जाए तो फिर आपको नोडल लगाना है। जरा देखिए कैसे। उसके लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है। जैसे कि इस सर्किट की अगर मैं बात करूं और इस सर्किट में बोलूं कि भाई आप जो है मेश करंट बताओ, दो मेश करंट है क्योंकि यहां पे दो ही मेश है भाई, तो एक मेश करंट I1 हो गया और एक मेश करंट I2 हो गया। अब सोचिए आपसे पूछ लिया बताओ I2 क्या होगा, मेश करंट I2 की वैल्यू पूछ लिया आपसे, तो अब ये कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखिए, और वो स्टेटमेंट क्या है, जो ब्रांच कॉमन नहीं होती मैसेज के अंदर, उस ब्रांच में जो मेश करंट है और जो ब्रांच करंट है वो दोनों सेम होते हैं। पहली बात तो ये समझिए, मेश करंट और ब्रांच करंट डिफरेंट चीज है। मेश करंट और ब्रांच करंट डिफरेंट चीज है, लेकिन वो मेश, एक मेश की वो ब्रांच जो दूसरे मेश में कॉमन नहीं है, उस ब्रांच में जो मेश करंट होगा और जो ब्रांच करंट होगा वो बराबर होगा। जैसे कि देखिए यहां पे दो मेश है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच है ये दोनों मेश में कॉमन है। ये इस मेश में भी यूज हो रही है और इस मेश के अंदर भी यूज हो रही है। इसका मतलब है इस मेश में, इस ब्रांच में जो मेश करंट होगा और जो ब्रांच करंट होगा वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, वैसे भी यहां पे दो मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये ब्रांच या ये ब्रांच, ठीक है, ये वाली जो ब्रांच है, ये ब्रांच केवल एक ही मेश में यूज हो रही है, किसी दूसरे मेश में यूज नहीं हो रही। तो अगर मैं इस I2 करंट की बात करूं, जो मेश करंट की बात करूं, डाउनवर्ड करंट है ना ये I2, और इस ब्रांच करंट की बात करूं, ये दोनों बराबर होंगे भाई। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जो ब्रांच है ये कॉमन नहीं है, ये ब्रांच जो है ये केवल इस मेश में यूज हो रही है, ये कॉमन में नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो यहां पे जो मेश करंट होगा और जो ये ब्रांच करंट होगा दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये ब्रांच करंट की भी बात करूंगा तो ये ब्रांच करंट भी I2 आएगा। सिमिलरली यहां पे देखो I1 है इस ब्रांच में करंट, तो आप ये कह सकते हो ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो I1 क्योंकि ऊपर की तरफ है ना, तो इस ब्रांच में जो ऊपर की तरफ करंट होगा वो I1 ही होगा, जो मेश करंट होगा वही ब्रांच करंट होगा, क्योंकि ये कॉमन ब्रांच नहीं है। आई होप आपको समझ आया। तो अगर आपसे कोई मेश करंट पूछ ले आपसे, ये बताओ I1 क्या होगा,
गेट के एग्जाम में आ जाए कि I1 बताओ, तो आपको क्या करना है, नोडल से इस ब्रांच का करंट निकाल देना ऊपर की तरफ। आपको मेश में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको मेश लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेश पसंद ही नहीं है मुझे तो। क्यों, जरूरत क्या, हमने जब नोडल के शॉर्टकट बना लिए हमने, तो हम क्यों मेश में फंसे। अगर इस ब्रांच में ऊपर की तरफ करंट निकाल देंगे वही हमारा I1 करंट होगा, क्योंकि ये ब्रांच कॉमन तो है नहीं। लेकिन आप पूछोगे कि सर अगर इस ब्रांच का करंट पूछ लिया जाए, इस ब्रांच में मेश करंट तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि दो मेश करंट है। इस ब्रांच में पूछेगा तो क्या पूछेगा, ब्रांच करंट ही पूछेगा। तो ब्रांच करंट पूछा तो नोडल से कर दो भाई सोल्व। मेश करंट तो आपको ये, मेश करंट का मतलब होता है पूरे लूप का करंट पूछ रहा है। तो अगर मेश करंट पूछ रहा है कि भाई I1 करंट बताओ क्या होगा, तो नोडल से ऊपर की तरफ निकाल दो। अगर ये मेश करंट पूछ रहा है, ये वाला I2, इस ब्रांच में नीचे की तरफ करंट निकाल दो, वही ये मेश करंट I2 हो जाएगा। समझिए पॉइंट को, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मेश करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, नोडल अप्लाई करना है। आई होप ये ट्रिक आपको ध्यान रहेगी और आप जो है इस तरह से मेश करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी तरीके से सोल्व करना आसान है, नोडल से कि मेश से। तो आपको फिर काउंट करना होता है। जैसे कि अगर यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे मेश की 2 इक्वेशन बनेंगी, जबकि नोडल अगर आप लगाते तो यहां पे आपको एक ही इक्वेशन लगानी पड़ती। ये एक ग्राउंड होता और यहां पे एक VA हो जाता, तो केवल एक इक्वेशन लिखनी होती। तो यहां पे नोडल से करना ज्यादा आसान है। ब्रांच करंट अगर कैलकुलेट करना हो तो मेश की बजाय नोडल को प्रायोरिटी दीजिए। इवन आप देखना मैक्सिमम टाइम जो है वो नोडल फास्ट होता है, मैक्सिमम टाइम नोडल फास्ट होता है, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम मेश करंट को कैलकुलेट करेंगे। कई बार सर्किट के अंदर सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाते हैं। तो अगर किसी सर्किट के अंदर सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्स हैं और कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो सारे मेश करंट जीरो होंगे। सारे के सारे मेश करंट जो है वो जीरो होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, मेश के अंदर ही एक दो पॉइंट मैं और बताना चाह रहा हूं, ठीक है, उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सोचिए मेरे पास कोई सर्किट इस तरह का है और करंट सोर्स वगैरह आ गया है। सोचिए इस तरह का कोई सर्किट है, ये मान लीजिए 2 एम्पियर है, ठीक है। ये है 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 10 ओम। सोचिए इस तरह का कोई सर्किट है मेरे पास, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे 2 मेश है, एक मेश ये है और एक मेश ये है। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्रांच है ना, ये वाली ब्रांच, ये केवल एक ही मेश में यूज हो रही है और इस ब्रांच का करंट भी हमें पता है ऊपर की तरफ 2 एम्पियर है, ठीक है। ये I1 मेश करंट है, I2 मेश करंट है। ध्यान से देखना भाई, ये ब्रांच जो है कॉमन नहीं है मेशेस के अंदर। ये जो ब्रांच है ये कॉमन है, दोनों मेश के अंदर कॉमन है ये ब्रांच, बट ये जो ब्रांच है ये कॉमन नहीं है। तो आप ये कह सकते हो इस ब्रांच का जो ऊपर की तरफ करंट होगा वही मेरा I1 होगा, और ऊपर की तरफ करंट 2 एम्पियर फिक्स कर, करंट सोर्स ने फिक्स ही कर दिया। तो इसका मतलब यहां पर सीधा सीधा देख के आप क्या बोल सकते हो, I1 की वैल्यू तो सीधा सीधा 2 एम्पियर हो जाएगी। ये जो मेश करंट है सीधा सीधा 2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच करंट पता चल गया ना, और ब्रांच करंट ही हमारा मेश करंट होता है, ठीक है। अब I2 अगर मुझे निकालना होता तो क्या करते, I2 निकालना होता तो यहां पे नोडल से आप ये वाला करंट निकाल दो, या फिर यहां पे लूप KVL लगा दो इस लूप में, उससे भी आप कर सकते हो। बट KVL जाने की जरूरत ही नहीं, आप ये करंट निकाल दो नोडल से और आप जो है I2 निकल जाएगा। अब ऐसा कभी कोई सर्किट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस सर्किट में आप बोलोगे सर अगर कोई ऐसा सर्किट एग्जिस्ट करे जिस सर्किट में सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं वो कॉमन हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं 2D में, ठीक है। 2D सर्किट में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारी की सारी ब्रांचेज जो है वो कॉमन हो जाए, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर मैं और भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ले लूं, जरा देखिए, जिसमें 3 मैसेज हैं या 4 मैसेज हैं, अगर उनको भी मैं ले लूं, सोचिए कोई इस तरह का सर्किट है। कई बार हमें यह लगता है कि भाई, तो मैं बस आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेश सीखना हमारी कोई कंडीशन, कोई लायबिलिटी नहीं है। मेश मतलब हां, अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में जाना है तो आपको फिर मेश एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो सोचिए इस तरह का कोई सर्किट दे दिया है आपको, ठीक है। अब कितने मैश है इसमें, एक मैश ही है, अच्छा ये मेरा डिपेंडेंट सोर्स है, सोचो ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है।
ये मेश 1, मेश 2, मेश 3, मेश 4, मेश 5, ठीक है, 5 मेशेस हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। अब देखो, आपसे अगर मैं पूछ लूं कि बताओ मेश करंट I2 क्या होगा, अब आप फंस जाओगे। आप बोलोगे सर I2 कैसे निकालोगे फिर? I2 तो सारी ब्रांच, देखो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच आपकी कॉमन है, किसमें कॉमन है बताओ? ये इस मेश और इस मेश में कॉमन है। ये जो ब्रांच है ये ऊपर वाले मेश और नीचे वाले मेश में कॉमन है, और ये जो ब्रांच है ये इन दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब अब I2 नोडल से कैसे कैलकुलेट करोगे? अब तो हम फंस गए। बात तो सही है भाई, अब जो I2 है वो कैसे कैलकुलेट, अगर I1 कैलकुलेट करना होता तो ये ब्रांच का जो करंट होता वो I1 होता, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। I5 यहां से कैलकुलेट कर देते, I4 जो है वो यहां से कैलकुलेट कर देते, इस तरफ ये कॉमन ब्रांच है नहीं, तो इसमें जो ब्रांच करंट होगा वही मेश करंट होगा। I3 कैलकुलेट करना होता यहां से कर देते। I2 में फंस गए अब हम, तो I2 को कैसे कैलकुलेट करें? कई बार ऐसा मेश बन जाता है बीच में, उसमें सारी की सारी ब्रांचेज जो है वो किसी दूसरे मेश के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब सिंगल ब्रांच कोई ऐसी नहीं है। तो इस केस में फिर मेश करंट को कैसे कैलकुलेट करें? नोडल की हेल्प से अगर करना हो तो जरा देखिए नोडल की हेल्प से कैसे कैलकुलेट, थोड़ी सी चालाकी दिखानी होगी। और वो क्या चालाकी दिखानी है? अगर मैं यहां पे नोडल निकालूं, नोडल एनालिसिस लगाऊं, और नोडल की हेल्प से अगर मैं I5 निकाल दूं या I1 निकाल दूं या I3 निकाल दूं, कोई भी एक करंट निकाल दूं इनमें से क्योंकि इसकी 3 ब्रांच है ना, ये इन 3 मेसेज के साथ कॉमन है, तो इनमें से कोई भी निकाल लो, चाहे I5 निकाल दो, चाहे I1 निकाल दो, चाहे आपका I3 निकालो, कोई भी एक करंट निकाल दो। और नोडल की हेल्प से इजीली निकाल सकते हो। जैसे I5 निकालें, इस ब्रांच का करंट आपके पास आ जाएगा, और ये ब्रांच कॉमन तो है नहीं, तो नोडल की हेल्प से ये करंट निकाल सकते हो। तो इसका मतलब मेरे पास I5 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस ब्रांच में I5 करंट इधर है, क्योंकि ये मेश का जो करंट है वो इधर होगा, और I2 जो है वो करंट आपका इधर है, ठीक है, I2 जो है वो इधर है। अगर मैं नोडल की हेल्प से I5 निकाल दूं और इस ब्रांच का करंट निकाल दूं, ये जो कॉमन ब्रांच है I5 के साथ, अगर मैं इस ब्रांच का करंट निकाल दूं इस तरफ, ये जो करंट है मैं इसको I0 बोल देता हूं। नोडल की हेल्प से हमने I0 निकाल दिया और ये ब्रांच का करंट निकाल दिया, तो ये ब्रांच का करंट तो I5 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ब्रांच करंट है ये क्या है बताओ? ये जो ब्रांच करंट होगा ये होगा इस तरफ वाला करंट माइनस इस तरफ वाला, क्योंकि 2 मेश है ना यहां पे, तो 2 मेशेस का रिजल्टेंट बताओ इस तरफ क्या होगा, क्योंकि इस तरफ से हमने, इस तरफ का ब्रांच करंट हमने नोडल की हेल्प से निकाला है, तो इस तरफ का जो ब्रांच करंट आएगा I0, दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा? इस तरफ का जो मेश करंट है वो I2 है, इस ब्रांच में I2, और इस तरफ का जो मेश करंट है वो है I5, सही है। तो अब देखिए I5 तो आपने नोडल से यहां पे निकाल दिया और I0 भी आपने निकाल दिया, दोनों निकाल रखे, आपके पास I2 आ जाएगा। इसका मतलब अगेन आप जो मेश करंट निकाल रहे हो वो नोडल की हेल्प से निकाल सकते हो। लेकिन इस बार ध्यान से देखो, इस बार थोड़ी ट्रिक हमने अप्लाई की है, क्योंकि इस बार इस मेश के जितने भी ब्रांचेस थी वो सारी कॉमन थी। आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो ब्रांच है नीचे, ये जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो करंट होगा वो I2 होगा, क्योंकि ये ब्रांच किसी और मेश में कॉमन नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये करंट कैसे निकालेंगे? भाई ये करंट हमें पता है, I करंट सोर्स दे रखा है इसे, अगर ये मैं नोडल की हेल्प से ये करंट निकाल दूं, ये वाली ब्रांच का करंट निकाल दूं, दोनों को ऐड करके ये करंट निकाल लूंगा, उससे हमारे पास I2 आ जाएगा। तो कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा पहले शायद मैं थोड़ा सही नहीं बोला, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी अगर मेरे पास मेश आ जाए, उस मेश की सारी ब्रांच जो है वो कॉमन हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इन दैट सिचुएशन आपको अगर मेश करंट निकालना होगा तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। तो मेश एनालिसिस के लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अगर आपने इतनी जानकारी रखी है अपने पास तो मुझे लग रहा है कि वो सफिशिएंट है। मतलब अल्टीमेटली आपको नोडल सीखना है, अगर आप नोडल सीख गए हो तो जिंदाबाद, ठीक है। तो आप नोडल को थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, सर्किट थ्योरम्स को पढ़ेंगे भाई, और देखेंगे कि सर्किट थ्योरम्स पे कैसे हम डायरेक्ट मतलब प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर कोई फॉर्मूला अगर हम डिराइव कर सकें जिससे हमें आंसर मिल सके तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।